पेज नंबर 195 पहला क्वेश्चन पढ़ें। पेज नंबर 195 पहला क्वेश्चन। गिव एनी वन फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में बनाते हैं, उसका कोई एक फीचर बताइए। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ऑनलाइन का मतलब सर, मान लीजिए मैंने दिल्ली ब्रांच में अपने बैंक में पैसे जमा करे और मेरा जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड है, वो मुंबई के एटीएम से पैसे निकाल ले, तो इट इज पॉसिबल। मतलब मैं इनपुट जो है वो डेटा का ऑनलाइन डाल सकता हूं। सेकंड चीज, स्टोरेज। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो स्टोर रहती है कंप्यूटर के अंदर। हम जब चाहे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जितने भी पुरानी चाहे निकाल सकते हैं। तो ये दो फीचर बताए गए सर। ऑनलाइन होगा काम, और ऑनलाइन दो काम बताए हैं। एक तो इनपुट डेटा डालना कंप्यूटर के अंदर, दूसरा उसको स्टोर करना। दो काम होता है। सेकंड क्वेश्चन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज टीबी टेराबाइट। ये 1000 जीबी होती है। 1000 जीबी 1 टीबी के बराबर होती है। जनरली जो लैपटॉप आते हैं वो 1 टीबी के आते हैं, मतलब कि 1000 जीबी हार्ड डिस्क। थर्ड क्वेश्चन, रैम और रोम। रैम सर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। थोड़ी चर्चा हुई थी इस पर, मोबाइल में बताया था मैंने आपको कि 3 जीबी रैम है, 4 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है। रैम का काम होता है शॉर्ट टर्म के लिए सेव करना। जो भी हम एप्स, तो 5-6 ऐप चला रहे हैं एक साथ, तो उस डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए सेव करना। जितनी रैम ज्यादा होगी उतने ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी उसको शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करने की, तो हैंग होने के चांस और स्लो स्पीड होने के चांस कम हो जाएंगे। तो जितनी रैम ज्यादा उतना फास्ट चलेगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो हार्ड डिस्क होती है मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उसे रोम कहते हैं। यहाँ पर डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, परमानेंट स्टोर हो जाएगा, जब तक डिलीट नहीं करते तब तक। फोर्थ क्वेश्चन, फायदे बताने हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब एक तरफ हम सारे अकाउंट्स रजिस्टर पे बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम सारे अकाउंट्स कंप्यूटर पे बना रहे हैं। तो जो अकाउंटेंट कंप्यूटर पे बना रहा है उसे किस किस चीजों का फायदा होगा? पहला सर, ज्यादा काम किया जा सकता है। रजिस्टर कभी ना कभी तो भरेगा, रजिस्टर भर जाएगा, दूसरे में बनाओ फिर। तो लार्ज वॉल्यूम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्लीट हो गई, एक और हार्ड डिस्क लगा दो। बाकी ट्रांजैक्शन स्पेस नहीं लेता इतना। भाई मोबाइल में अगर आप फॉर एग्जांपल आप वीडियोस बना रहे हो या क्लिक कर रहे हो पिक्चर्स, तो आपका डेटा कंज्यूम होगा। लेकिन आप चैटिंग कर रहे हो तो उसमें डेटा कंज्यूम हो जाएगा। मतलब तो ऐसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम डेटा मतलब जनरल एंट्री डालते हैं, तो वो कुछ ऐसे कोई प्रॉपर इतने कोई जीबी डेटा नहीं ले लेता कि 10 जीबी का डेटा हो गया, मैंने एंट्री कर दी। चेयर रखी हुई आ गई, चेयर वापस रखो वहां। तो ज्यादा स्पेस नहीं ले लेता कंप्यूटर के अंदर, जबकि मैनुअल अकाउंट ज्यादा स्पेस ले लेता है। पहला फायदा क्या पड़ा सर? लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में अगर अकाउंटिंग करते हैं तो। दूसरा फायदा तो बता रहा हूं सर, इस चैप्टर के वेटेज मिनिमम 4 नंबर की है। टॉपिक्स बहुत कम रह गए हैं, तो एक बहुत समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर वही टॉपिक आप कर लें, 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। सेकंड नंबर सर, सिक्योरिटी। सर रजिस्टर के अंदर कैसे पासवर्ड लगाएंगे? रजिस्टर लॉकर के अंदर रखेंगे। लॉकर को ताला जो है वो ऐसा कोई हेवी ताला नहीं होता, थोड़ा थोड़ा तोड़ा जा सकता है। और आपने बैंक वगैरह में देखा होगा कि रूम के बाहर लिखा होता है कि सिर्फ परमिशन के साथ ही आप अंदर आ सकते हैं, बिना परमिशन के अंदर नहीं आना। तो उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, तो सेफ्टी का इशू रह सकता है। तो अगर हम लेकिन अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बना रहे हैं, आईडी पासवर्ड रख रहे हैं, तो सेफ्टी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, टाइमली रिपोर्टिंग। सर मैनुअल अकाउंटिंग मान लीजिए मैं कर रहा हूं, देखो कि मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, फिर लेजर बना रहा हूं, और बॉस कहता है फटाफट से ट्रायल बैलेंस दो, तो उसको मैं इंस्टेंट ट्रायल बैलेंस नहीं देता। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया पेज लूंगा। लेजर्स कम से कम समझ लो 50 या 100 रजिस्टर रखे होंगे। राम का अलग, कैश का अलग, बिल्डिंग का अलग, मोहन का, सबका रजिस्टर अलग अलग। उन रजिस्टर में से मैं बैलेंस बीडी कैलकुलेट करूंगा, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखूंगा। फिर दूसरा रजिस्टर उठाऊंगा, उसका बैलेंस बीडी कैलकुलेट करूंगा, फिर ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा। ये पूरा काम करने के बाद ट्रायल बैलेंस रेडी हो पाएगा। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस इंस्टेंट रेडी मिलता है।
तो तीसरा पॉइंट हो गया कि रिपोर्टिंग बड़े टाइम से हो सकती है, ये बहुत बड़ा फायदा है कंप्यूटर का। चौथा काम लोअर कॉस्ट। कंप्यूटर में सर एक बार की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, इसके बाद लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत लंबे टाइम चलेगा। मैनुअल अकाउंटिंग में लेबर ज्यादा लग जाती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, तो अकाउंटेंट भी ज्यादा रखने पड़ते हैं, और जो पेपर की कॉस्ट आती है वो तो आएगी ही आएगी। सिंपल सी बात, आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या मैनुअल स्टडी कर रहे हो तो कॉस्ट ऑनलाइन वाले में कम आएगी, वन टाइम का खर्चा है उसमें। लेस पेपर वर्क, अगेन सर पेपर वर्क जो है कागजी काम बहुत कम होगा। लेस लिखा है, कंप्लीट एलिमिनेट नहीं लिखा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं बैंकों में सर, सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैनुअल जीरो हो गया। स्लिप अब भी भरनी पड़ती है चेक जमा करने के लिए, कैश जमा करने के लिए। 100% मैनुअल, 100% कंप्यूटराइज कर देंगे तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? चैप्टर 7 में यही पढ़ा है सर हमने वाउचर के अंदर। फिजिकल एविडेंस चाहिए हर चीज का, तो फिजिकल एविडेंस होगा, प्रूफ होगा, तो ये हमारे पास प्रूफ रहेगा हर चीज का। इस पर्सन ने कैश कब क्या जमा कराया था। कंप्यूटर में गलती हो सकती है, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे एरर, इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग भी होती है। पेपर वर्क कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। क्योंकि कंप्यूटर में जब ट्रायल बैलेंस जब आता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर डेटर की ना समरी आती है। डेटर पे क्लिक करूंगा तो डेटर की सारी लिस्ट आ जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि मान लीजिए मेरे कंपनी में सपोज 100 अकाउंट खोले हुए हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 100 आइटम है, तो बहुत लंबा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा समरी ओनली, तो ट्रायल बैलेंस ना इतना सा बन जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स इतने लाख रुपए की, करंट एसेट इतने लाख रुपए की, कैपिटल इतने की, करंट लायबिलिटी इतने की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब छोटी छोटी कैटेगरी मिनिमम हेडिंग बन करके आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। और मुझे थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो सब कैटेगरी मैं डाल दूंगा, सब हेडिंग मैं डाल दूंगा, तो उनकी मेन हेडिंग आ जाएगी। जैसे करंट एसेट्स के अंदर डेटर अलग, कैश अलग, इस तरीके से। तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे रिपोर्टिंग की, लेकिन कागजी वाले मैनुअल वाले में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर। नेक्स्ट, क्वेरीज। कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर सर हम क्वेरीज रेज कर सकते हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन में कोई स्कूल की वेबसाइट पर भी है या अदर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मैक्सिमम काम जो है ऑनलाइन, जैसे कि हो गया मान लीजिए मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पर क्वेरी रेज करने का ऑप्शन आता है। क्लिक करा वहां पर, अपना जो भी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा, इस ऑप्शन के बाद क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया और सेंड कर दिया। उसके बाद रिप्लाई आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेरी रेज करने वाला पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है ऑनलाइन के सिस्टम, जो मैनुअल में नहीं है। एक्यूरेट सर, एक्यूरेसी तो जैसे कि हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एरर्स के अंदर कि कभी पोस्टिंग में गलती हो जाती है, कभी अमाउंट में गलती हो जाती है। ऐसी गलती होने के चांस ना के बराबर है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अगर गलती हो सकती है तो वो मैनुअल की वजह से ही हो सकती है कि जर्नल एंट्री में ही मैंने गलती कर दी, राम की जगह मैंने श्याम अकाउंट टाइप कर दिया, उसमें कंप्यूटर क्या करेगा? लेकिन ट्रायल बैलेंस पूरा मैच दिखाएगा, फाइनल अकाउंट सब कुछ मैच होगा। कंप्यूटर से गलती होने के चांस लीस्ट हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाता है। अपडेटिंग अपडेटिंग का मतलब ध्यान से देखिए जी क्या है। जैसे एक्टिविटी वायरस पढ़ा चैप्टर अंदर हमने कि सर मुझे कुछ कोई एरर, कोई एंट्री गलत हो गई, तो पहले मैं एंट्री दोबारा लिखूंगा जर्नल के अंदर, फिर दोबारा मैं लेजर में जाऊंगा, राम के शाम के अकाउंट में वहां पर लिखूंगा, फिर उसका ट्रायल बैलेंस में, मतलब हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। मैनुअल अकाउंटिंग अगर है तो, अगर मैनुअल अकाउंटिंग है तो हर जगह मुझे खुद लिख करके अपडेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में क्या होगा कि मैं जर्नल एंट्री के अंदर जाऊंगा और एक नई एंट्री पास करूंगा रेक्टिफिकेशन की, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो अपडेटिंग बड़ी आसान है, अपडेटिंग बड़ी आसान है। नेक्स्ट है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें लिखा है फ्रॉम द डे बुक, मतलब जो जर्नल, डे बुक क्यों लिखा हुआ है? एक दिन की सारी ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड होती है। इसमें परचेज बुक भी आ गया, सेल बुक भी आ गया, कैश बुक भी आ गया, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। इट कैन मैनेज जो लेजर्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस है, जो बैलेंस शीट है, ये सब जो फाइनल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स, जो हम चैप्टर पढ़ा है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग के बैलेंस शीट, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में ये लिखा हुआ। 2 मिनट लगाएं, 10 के 10 पॉइंट रीड कर लीजिए एक बार फटाफट से।
हाँ जी, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्या कह रहे हो? वॉल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस। डन। यस सर। क्वेश्चन 5 में सर फायदे पूछे हुए हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के मैनुअल के कंपैरिजन में सेम क्वेश्चन हो गया। और लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, डू यू एग्री? और क्वेश्चन का चेंज कैसा है फॉर्मेट? अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम possesses some characteristics which in comparison to human beings turn out to be its capabilities। तो इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस कीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक। लैंग्वेज अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है कि कंप्यूटर के फायदे बताओ एज कंपेयर टू मैनुअल। मैंने सारी लैंग्वेज इसलिए दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कई बार लैंग्वेज अलग आती है, स्टूडेंट को लगता है कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसमें था। तो लैंग्वेज अलग अलग क्वेश्चन लेकिन सेम है, कंप्यूटर के फायदे बताने। तो सर आंसर मैंने अलग क्यों दे रखा है? ऊपर एक अलग आंसर दे रखा है, नीचे एक अलग आंसर दे रखा है, दो चार पॉइंट अलग अलग है। तो आपको जो जहां से आसान लगे उतना पॉइंट याद कर लो। मेरा काम छोटा आंसर देना नहीं है, मेरा काम बड़ा आंसर देना है। सारे पॉइंट बता दिए, आप सारे रीड कीजिए, सारे समझिए, जितना याद है उतना अच्छा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 रिपीट है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड है, स्केलेबिलिटी। स्केल वर्ड बताया गया जी आपको क्या होता है। स्केल का मतलब क्या होता है कि जब एक ना बड़ा चेंज आता है कंपनी में, उसको बोलते हैं स्केल चेंज हो गया। जैसे लार्ज स्केल कंपनी, मीडियम स्केल कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे सेल लास्ट ईयर 10 लाख थी, इस साल 12 लाख हो गई, थोड़ा सा ही चेंज है, 20% का चेंज। सर लास्ट ईयर मेरी सेल 10 लाख की थी, इस साल 10 करोड़ की है, एक लेवल अप हो गया। इसे बोलते हैं स्केल, स्केल अप होना। एक मतलब एक हाई चेंज आना, या हाई डिक्रीज भी है, स्केल डाउन भी हो गया। मतलब 10 करोड़ की सेल 10 लाख रुपए की रहेगी, स्केल डाउन। स्केल अप मतलब ऊपर जाना, स्केल डाउन मतलब नीचे आना, और काफी ज्यादा चेंज आना। ठीक है, ये हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न चैप्टर के अंदर भी। स्केल डाउन इट्स बिजनेस या क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, तो हमें रिपोर्ट करना होता। कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस बंद कर रही है तो हमें आइडिया कैसे लगता है कि अपनी एसेट्स बेच रही है, फिक्स्ड एसेट्स, तो स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस। तो बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर अगर हमारा काम चला गया तो भी हम मैनेज कर पाएंगे कंप्यूटराइज में, मैनुअल में मुश्किल हो जाएगी। ये पॉइंट कहना चाहते हैं। सिक्योरिटी वाला पॉइंट फिर वही है सर, पासवर्ड वगैरह का हमारा ऑप्शन रहेगा। टाइमली रिपोर्टिंग वही है, लोअर कॉस्ट भी वही है, लेस पेपर वर्क भी वही है, फेस्टिवल रिपोर्टिंग, क्वेरीज। इसमें डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिया हुआ है दोनों में, ऊपर देख सकते हो आप, मैंने काफी शॉर्ट में डिटेल लिखी हुई है। हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन है वो ऊपर वाले आंसर में काफी शॉर्ट में लिखी हुई है, और अगले वाले में डिटेल्ड लिखी हुई है। सजेशन मेरा क्या है कि डिटेल्ड वाली ही आप पढ़ें, डिटेल वाली 3-4 बार पढ़ोगे आप तो अच्छा खासा लेंथ लिख पाओगे, शॉर्ट वाली बोलोगे तो कम याद रहेगा। बाकी ऐसा सोच लीजिए, जो देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मुझे मतलब छोटा आंसर दे दो, मैं उसको अच्छे से याद कर लूंगा, परफेक्ट लिख के आ जाऊंगा, इतना बड़ा आंसर मुझसे नहीं होता, उसके लिए छोटे वाला आंसर। एक होता है कि सर मैं जितना याद करता हूँ मुझे तो कम याद रहता है, तो बड़े वाला आंसर याद करो, आधा भी याद रहा तो हमारी मतलब क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन हो पाएगी। सर मार्क्स दोनों में सेम ही देंगे? नहीं, मार्क्स तो फर्क आएगा क्वांटिटी में। अगर आप लंबा आंसर लिखोगे, देखो आंसर दो बच्चों थे उसके, देखो मैं एग्जामिनर हूं, दो बच्चों ने आंसर सही लिखा लेकिन एक ने लिखा है 4 लाइन का, एक ने लिखा 8 लाइन का, तो बराबर मार्क्स क्यों दूंगा दोनों? हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है क्वालिटी के साथ। सिक्स क्वेश्चन पर आ गया था, एक एडवांटेज बताना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। बहुत एडवांटेज पढ़े हैं सर हमने, सिक्योरिटी, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी लिख दो एडवांटेज। हाई स्पीड में डाटा प्रोसेस होता है लिखा हुआ है, जरूरी नहीं अभी वाला लिखो, एडवांटेज कोई भी लिख सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन, which characteristic of a computer is reflected in the following statement। तो कौन सा एडवांटेज बताया हुआ है इस लाइन के अंदर, ये पढ़ के बताना है हमें कि एरर हो अगर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में,
बिकॉज ऑफ पुअर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, एरर इन कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम अकर्स ड्यू टू पुअर, मतलब कि सर जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना रहा है, मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ही इंजीनियर ने गड़बड़ कर रखी है, गलत कर रखी है, तो आंसर भी गलत आएगा, रिपोर्टिंग भी गलत आएगी। तो यहाँ पर कौन सी जो दिक्कत हो रही है, वो एक्यूरेसी की दिक्कत हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो जो दिक्कत बतानी थी वो एरर्स था, एक्यूरेसी था। 8th क्वेश्चन, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस बताना है। मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस। पहला, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये देखो स्टेप्स जो है ना, ये आपके चैप्टर 1 के लिखे हुए हैं कि हम अकाउंट्स बनाते कैसे हैं। पहले का काम क्या होता है, सर मैं अकाउंट में बैठा हूँ, बहुत कुछ लेन देन हो रहा है कंपनी के अंदर, मुझे आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, छांटना है वो चीजें जो मुझे रिकॉर्ड करनी, आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब सर लेबर स्ट्राइक पे चले गए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इग्नोर करना है। लॉस हो गया, फायर हो गए कहीं पर, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करना है। बॉस को ने मैनेजर को निकाल दिया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इग्नोर करना है। पैसे देने थे लेकिन दिए नहीं टाइम से, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करना है। मतलब ऐसे ढूंढनी है मेरे को, हजारों ट्रांजैक्शन में से मुझे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, काम की ट्रांजैक्शन ढूंढनी है। पहला स्टेप ये होता है। ये वाला स्टेप मैनुअल में आसान है कि कंप्यूटर में आसान है? दोनों में सेम है सर, अलग कैसे हो सकता है? कंप्यूटर ढूंढ सकता है, कंप्यूटर ढूंढ सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं। तो ये काम तो कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, ये काम तो अभी भी ह्यूमन बीइंग ही करेगा। टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ना मैनुअल वाले में, कंप्यूटर के मुकाबले। हम ट्रांजैक्शन ढूंढने के स्टेप पे बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पर बात नहीं कर रहे। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, इस बात को पता लगाना है। इस चीज का रिकॉर्ड नहीं कर रहे अभी, हम पता लगा रहे हैं कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये कंप्यूटर तो कर ही नहीं सकता ना काम, ये काम तो ह्यूमन बीइंग ही करेगा। तो मैं मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा हूं या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहा हूं, दोनों में मेरा सेम रोल रहेगा, दोनों में सेम टाइम है। सेकंड है सर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। सर रिकॉर्ड करने के टाइम मैनुअल में रिकॉर्डिंग करूंगा, रजिस्टर में रिकॉर्डिंग करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा। कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करूंगा, कम टाइम लगेगा। तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, कहां करते हैं क्लासिफिकेशन? लेजर में। जर्नल से लेजर में लिखने को, इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैनुअल में खुद करना पड़ेगा अकाउंटेंट को, कंप्यूटर में कुछ नहीं करना। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली होनी है, लेजर अपने आप बनना है। समराइजेशन मतलब कि ट्रायल बैलेंस में समरी होती है सर हर एक अकाउंट की। मैनुअल वाले में खुद ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर एक लेजर में से बैलेंस बीडी कैलकुलेट करके एक पेज पर लिखना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। जबकि कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करना अकाउंटेंट को, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्रीज चैप्टर में फाइनल अकाउंट के अंदर पढ़ा है हमने कि हमने फाइनल अकाउंट बना लिए हैं लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस छूट गई हैं जिसको हम अभी तक नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो मैनुअल में भी रिकॉर्ड करेंगे और कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड, दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, ग्रुप का मतलब कि हेडिंग बना देना, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऐसे बहुत सारे डेटर है मेरे, तुमको ग्रुप बना दिया, डेटर्स, डेटर के अंदर सारे ग्रुप बनेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट ये पॉसिबल होता है कंप्यूटर के अंदर। या कंप्यूटर में हम कोई भी नया अकाउंट ओपन करते हैं, मान लीजिए कोई नया कस्टमर आया रमेश नाम से, तो रमेश नाम पे जैसे मैं नया लेजर क्रिएट करूंगा तो वो पूछेगा कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर लिखना चाहते हो उसको, मैं लिखूंगा एसेट्स के अंदर, डेटर्स के अंदर, तो मैं हेडिंग डाल दूंगा तो उसी हेडिंग के अंदर दिखाएगा। तो लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैनुअल अकाउंटिंग में तो होता नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, मैनुअल अकाउंटिंग में हमें खुद बनाना पड़ेगा लेकिन कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये कंपेयर करा हमने मैनुअल और कंप्यूटर को। एक बार रीड करें फटाफट से पूरा का पूरा आंसर डिटेल। Question number 9. In spite of possessing many capabilities, computer suffers from various limitations. मतलब इस क्वेश्चन में बुराई करनी है जी कंप्यूटर। अब तक जो टॉपिक पढ़ा हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन, उसमें कंप्यूटर की तारीफ करी। कंप्यूटर के ये फायदे हैं, फास्ट होता है, कम कॉस्टली होता है, सेफ होता है, ज़्यादा वॉल्यूम हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी, सारे फायदे पढ़े हैं। अब नुकसान की बात कर रहे हैं, बुराई की बात कर रहे हैं। पहली बुराई है जी कॉमन सेंस।
देखिए अकाउंटेंट होगा तो उसके अंदर कुछ कॉमन सेंस रहे, जैसे कि मान लीजिए हमने बॉस कहता है कि भाई राम को कुछ बेचता है, राम कस्टमर है फॉर एग्जांपल हमारा, और बॉस ने बोला राम का सामान बेचा, हम लिख रहे हैं तो रेगुलर हम राम का सामान बेचता रहता है वो हम लिखते रहते हैं। एक बार उसने गलती से बोल दिया राम से खरीदा है सामान, तो हमें लेकिन कॉमन सेंस है कि राम तो लेटर है, राम ने खरीदा नहीं, शायद बेचा होगा उसको, तो कहता है हाँ बेचा था, ध्यान आ गया। मतलब हमें कॉमन सेंस है कि हमें पता है क्या डेटर है, बॉस ने गलती से बोल दिया कि क्रेडिटर, हम इसको ठीक कर सकते, लेकिन कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता। कोई फाइल है फॉर एग्जांपल, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, मैंने गलती से डिलीट कर दी तो मोबाइल में या लैपटॉप में तो डिलीट ही हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में बॉस कहता है भाई इस वाली फाइल को काम की नहीं, इसको फेंक दो, तो हम बोल सकते हैं कि सर नहीं सर यहाँ पे काम आया, इस पर्पज से काम आ सकता है। तो कॉमन सेंस कंप्यूटर के अंदर नहीं है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर है, इसलिए कंप्यूटर सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनुअल अकाउंटिंग का, एक कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। पहला पढ़ते हैं सर कॉमन सेंस में क्या लिखा हुआ है। A computer system does not have common sense of its own like a human being has. Since computers lack in common sense, they only work according to a set of instructions known as program or software. उसके हिसाब से काम करते हैं। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर करना क्या है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए या खुद डिसाइड करना पड़े तो कंप्यूटर खुद डिसाइड नहीं कर सकता, जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा हो सकता। फॉर एग्जांपल कि भाई कंप्यूटर मतलब समझ रजिस्टर रखे हुए मैनुअल के और वो लग रहा है खराब हो जाएंगे या पानी गिर रहा है, तो मैनुअल में अकाउंटिंग में तो भाई अकाउंटेंट होगा तो उसको उठाकर सही जगह रख लेगा। कंप्यूटर अगर पानी गिर रहा है तो कंप्यूटर तो पानी गिरने देगा, वो तो पानी नहीं रोकेगा। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस involving information, knowledge, intelligence, wisdom, ability to judge. A computer does not possess the quality of decision making like a human being has. Computers can be programmed to take decisions which are procedure oriented. क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेता हो, लेकिन वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है। मतलब हम जैसे कंप्यूटर में फीड कर रखा है कि कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपको इसको सेव करना है और यहाँ पर क्लिक करेगा तो रीड करना है, तो डिसीजन ले रहा है वो, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से ले रहा है। कोई प्रोसीजर नया आ गया, कोई स्टेप नया आ गया तो कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। थर्ड, इंटेलिजेंस। अ कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट पोजेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। इट कांट विजुअलाइज एंड थिंक व्हाट एग्जैक्टली टू डू अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई अगर कोई केस आ जाए, सिचुएशन आ जाए तो उसको ठीक करना, उसको सही करना, इसका ध्यान रखेगा ह्यूमन, और कंप्यूटर ध्यान नहीं रखेगा। इट ऑपरेट्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है मान लीजिए इस साल, और कंप्यूटर तो प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देगा, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है तो वो जाके बोल सकता है सर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, टैक्स ज्यादा बन जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस वगैरह एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी ये प्रॉफिट कम करने के लिए। तो इंटेलिजेंस वाला काम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1 से 20 तक कंप्लीट हो गए हैं जी हमारे। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 21 से 24 डिलीट हो गए हैं। MIS टॉपिक डिलीट हो गया है, 21 से 24 डिलीट हो गया है। क्वेश्चन 25 पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन 25 पे ये हर एक स्कूल के अंदर आ रहा है, प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक स्कूल के अंदर आ रहा है। टॉपिक बहुत कम है, मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराए, जैसे 20 क्वेश्चन कराया ना मैंने, 20 में से 5 ही क्वेश्चन है आपके कोर्स के अंदर। लेकिन अगेन कुछ प्राइवेट स्कूलों के अंदर सर ये क्वेश्चन मेरे में भी आ रहा, सर ये क्वेश्चन मेरे में भी आ रहा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कराए। लेकिन ये AIS वाला टॉपिक जो मैं क्वेश्चन 25 करा रहा हूँ ये हर एक कोर्स के अंदर आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर। सर अकाउंट्स को कंप्यूटर में बनाना है, इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई। अब ये टॉपिक क्या सिखा रहा है, तो ये टॉपिक ये सिखा रहा है कि हमें ना मैनेजमेंट कैसे करनी है अकाउंट की। एक कंपनी के अंदर 1000 स्टाफ है मान लीजिए, उस 1000 में से 100 स्टाफ जो है या 50 स्टाफ जो है वो अकाउंट्स बनाता है। हर एक के पास ID पासवर्ड होना चाहिए, तभी वो अकाउंट्स ऑपरेट कर पाएगा हर जगह से। लेकिन ID पासवर्ड ऐसा भी ना हो कि एक ने गलती कर दूसरे का काम भी खराब हो जाए, इस हिसाब से सिस्टम बनाना है। दूसरा, कोई और यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सके। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो दूसरे कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। सिक्योरिटी सेफ्टी हर जगह रहे, जिस टाइम जिसको जो इन्फॉर्मेशन देखनी हो वो देख सके। यूजर मतलब यूजर के लिए इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहे।
और 24 आवर्स अवेलेबल रहे, कभी भी किसी टाइम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, एक साथ मैनेज करना है इन सब चीज़ों को। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यही है सर, अकाउंट्स का मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम। पढ़ते हैं एक बार। AIS इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS। MIS जो डिलीट हो गया टॉपिक। MIS बेसिकली क्या था कि इसमें ना हर चीज की मैनेजमेंट आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स की, कंप्यूटर की, फिक्स्ड एसेट्स की, अकाउंट्स की, हर चीज की मैनेजमेंट आ जाती है उसके अंदर, MIS के अंदर। तो सब कुछ मैनेज करना MIS, अकाउंट्स मैनेज करना तो MIS का एक पार्ट हुआ ना। इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS that processes financial transaction। पहला इंटरनल रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग क्या होती है, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी चला रहा हूँ, मुकेश अंबानी क्या कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया अपने CEO को बुलाओ और आपके सारे अकाउंट्स चेक करेगा और हमें रिपोर्ट करेगा। हम तसल्ली तब होगी कि आपके अकाउंट में गड़बड़ तो नहीं कर रहे। दिस इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, बाहर वाला को रिपोर्टिंग करना। दूसरा, मुकेश अंबानी सोचता है कि मैं तो खुद जाके बैठता नहीं गोदाम के अंदर, मेरे एम्प्लॉइज गड़बड़ तो नहीं कर रहे जो मुझसे भी छुपा रहे हैं, तो उसने एक और CEO अपॉइंट करा और कहा अकाउंट्स चेक करके मुझे रिपोर्ट करो। दिस इज इंटरनल रिपोर्टिंग, मतलब कंपनी के जो अंदर के लोग हैं उनको रिपोर्ट करना इंटरनल रिपोर्टिंग है, बाहर के लोगों को रिपोर्ट करना एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। जो ज्यादा क्रिटिकल है, क्रूशियल है, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, क्योंकि बाहर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना निकल जाए जो गड़बड़ हो कंपनी के लिए, तो सेफ्टी ज्यादा एक्सटर्नल वाली में ज्यादा रखी जाती है। पढ़ते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स फॉर यूज इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशंस एंड फॉर नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, नॉन रूटीन, जो रेगुलर डिसीजन नहीं लिए जाते। सर नई ब्रांच खोल ली, ये रेगुलर थोड़ी होता, डेली तो नहीं खोलते नई ब्रांच। गुड्स की परचेजिंग, गुड्स की सेलिंग, ये रूटीन डिसीजन है। तो रूटीन डिसीजन में पैसा डाल रखा होगा हर ब्रांच के अंदर कि सब क्वांटिटी इतने से कम हो जाए तुरंत बाय कर लो। चैप्टर पढ़ेंगे सर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें सिखाया जाता है एक तो स्टॉक लेवल होता है कि इस रीऑर्डर लेवल बोलते हैं उसको, कि जैसे मान लीजिए स्टेशनरी की शॉप है, मेरे पास 100 रजिस्टर रखे हुए हैं बेचने के लिए। कस्टमर आए, 5 बिक गए, फिर 2 बिक गए, फिर 1 बिक गए, मेरे पास 30 रह गए, तो मुझे अभी ऑर्डर कर देना चाहिए कि नहीं, कब ऑर्डर करना चाहिए? तो मान लीजिए मैं खत्म होने के बाद ऑर्डर करूँ, तो ये थोड़ा कि ऑर्डर करते ही बाहर खड़ा होगा सप्लायर मेरे लिए, आज ऑर्डर करूंगा 3-4 दिन में सामान आएगा, तो इतने कस्टमर वापस चले जाएंगे ना। तो कितने रजिस्टर रखे हों, मान लीजिए सपोज 30 आता है मेरा सॉल्वर की फॉर्मूले से, तो 30 जैसे रजिस्टर बच जाएंगे मेरे पास, मैं तुरंत ऑर्डर कर दूंगा सप्लायर, फिर सप्लायर लाएगा, इतने सप्लायर लाएगा, इतने खत्म नहीं होंगे, मतलब कस्टमर वापस नहीं जाएगा। इसकी कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूले होते हैं रीऑर्डर लेवल निकालने के। तो ये मतलब हमें कितना, ये तो हो गया रूटीन डिसीजन, ये डिसीजन रूटीन डिसीजन हुआ क्योंकि परचेज से रेगुलरली किया जाता है। जो नॉन रूटीन डिसीजन है जैसे ब्रांच खोलना या ब्रांच बंद करना, ये नॉन रूटीन डिसीजन हो गए। तो इन डिसीजंस के लिए रिपोर्टिंग मतलब ऑडिट करा करके रिपोर्टिंग करी जाएगी। सेकंड, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू आउटसाइड पार्टी, जैसे कि स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर बोलो, शेयर होल्डर बोलो, एक ही बात है। आप यहाँ पर शेयर होल्डर लिख सकते हो, आपको आसान रहेगा लिखने के लिए, तो एग्जाम में यहाँ पर आप लिख सकते हो शेयर होल्डर भी। क्रेडिटर्स बेसिकली ना ज्यादा शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं, मतलब मैं मान लीजिए मेरे पास इस कंपनी का शेयर है एक, तो मैं बोलूंगा मेरे पास इस कंपनी का एक शेयर है, मेरे पास कंपनी के 100 शेयर, बोलूंगा आई हैव स्टॉक ऑफ 100 शेयर्स इन दिस कंपनी, मतलब अ बंडल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनको बाहर वालों को रिपोर्टिंग करना, दिस इज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये हमने बेसिक बात करी AIS के बारे में, अब और चर्चा कर रहे हैं बी पॉइंट के अंदर। AIS allows its users to collect data, लेना, दूसरा and store, उसको सेव करना, बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा and transform it into information। जैसे मैंने जर्नल एंट्री डालूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन बना देगा, मतलब फाइनल अकाउंट बना देगा, ट्रायल बैलेंस बना देगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। एंड कम्युनिकेट टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कम्युनिकेट करना मतलब जो हमारा आउटपुट निकलता है मॉनिटर से, प्रिंटर से, ये सारा स्टेप प्रोसेस आ गया। सेकंड, सी पॉइंट, द डेटा सो कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, सर गलतियां ना हो, एंड रेलेवेंट, काम की चीजें हो, फालतू की चीजें ना हो। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर। तभी स्टेशनरी की आइटम्स को हम एक्सपेंस मान लेते हैं, एसेट नहीं मानते। कोई मशीनरी छोटा अमाउंट है उसको हम एसेट नहीं मानते, एक्सपेंस मान लेते हैं। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर रेलेवेंट चीजें दिखे, मतलब काम की चीजें दिखे।
D point, users of the accounting information system are management, consultant, CEO, regulatory and tax authorities, employees, etc. तो ये सब एग्जांपल दे रखे हैं यूजर्स के, ये आप चैप्टर नंबर 1 में से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स, कौन-कौन अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं। E point, specially trained accountants work with AIS to ensure high level of accuracy in an organization's financial transactions and record keeping, and to make relevant financial data easily available to its users, all while keeping data intact and secure. सर सिक्योर भी रखना है और सबको अवेलेबल भी कराना है, मैनिपुलेशन भी ना हो और सब अपडेट भी कर सकें, लीक भी ना हो लेकिन सबको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल भी जाए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। बैंक में जाते हैं सर, किसी स्टाफ से बात करो तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कोटा सेक्शन वगैरह, वो कंप्यूटर में तुरंत खोल के चेक कर बताया जाता है। उसके बाद एडिट करने की भी अथॉरिटी होती, लेकिन तब भी वो एडिट ना करे, अपने हिसाब से ना चीज कर पाए, इसकी सारी सेफ्टी रखनी ये बैंक की जिम्मेदारी है। दिस इज ऑल AIS, सारा मैनेजमेंट रखना। F point, accounting information system combine the study and practice of accounting with the design, implementation, monitoring of information system. बेसिकली अकाउंट्स की बुक और कंप्यूटर उन दोनों को मिलाकर AIS बन गया। जो हमने स्टडी करी है अकाउंट्स में और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कंप्यूटर से, उनका कॉम्बिनेशन है। G point, such systems use modern information technology resources together with the traditional accounting controls and methods to provide users with the financial information necessary to manage operation. पॉइंट F को ही और एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में G पॉइंट के अंदर। G पॉइंट में ये बोला हुआ है जी कि जो IT है, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसे हमने मिक्स कर दिया, उसे हमने इकट्ठा कर दिया। अकाउंट्स के जो हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं अकाउंट्स बनाने के, उसके बाद हमने इसको कंबाइन कर दिया और फिर जो काम की इंफॉर्मेशन निकाल के आई वो है AIS। क्लियर हो गई जी बात? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब 26 पर आ गए थे। 4 कंपोनेंट बताने हैं AIS के। मैंने 5 लिखी हूं, मैं कोई से भी 4 आप देख सकते हैं, या बाई चांस एग्जाम में 5 आ जाए तो। पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज। प्रोसीजर, स्टेप्स, जैसे डेटा डालूंगा, जनरल एंट्री, वो क्लासीफाई होगा, फिर प्रोसेस होगा, कम्युनिकेट होगा, स्टोर होगा। डेटा, डेटा का मतलब जो हम ड्रॉ डेटा डाल रहे हैं, जनरल एंट्री डाल रहे हैं बेसिकली। टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी को हमें कंबाइंड करना है अकाउंट्स के साथ। एंड कंट्रोल, कंट्रोल्स का मतलब प्रोटेक्शन से मतलब है, सिक्योरिटी से मतलब है, पासवर्ड से मतलब। फटाफट रीड करें एक बार आंसर ये वाला। रीड कर लिया सभी ने। क्वेश्चन 26, 27 में क्या फर्क है? 26 में इन सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भी मांगी है और 27 पॉइंट के अंदर सिर्फ हेडिंग्स मांगी है। नेम से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर नेम द पॉइंट्स या नेम द कंपोनेंट्स, उसमें सिर्फ नाम लिखना होता है हमें, कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और डिस्कस, एक्सप्लेन ऐसा लिखा होता है तो हमें डिटेल में लिखना होता है, तो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 27 क्वेश्चन जो है नेम द कंपोनेंट्स, तो 26 वाले ही हमने सारी की सारी हेडिंग लिखी हुई है इसके अंदर। क्लियर हो गई जी बात? 28, 29 और 30 तीनों रिलेटेड है।
28, 29, 30 related है ना? डिलीट है। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर रहता है, सिंगल एंट्री चैप्टर, जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। उसके अलावा कोर्स कंप्लीट हो गया है। वो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे टर्म 2 के, हर एक चैप्टर के, वो कराए जाएंगे क्लास के अंदर। वो आपको नोट्स दिए जाएंगे, इसके अंदर नहीं है वो नोट्स आपको दिए जाएंगे। हर एक चैप्टर के टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो आपको दिए जाएंगे, क्लास में वो कराए जाएंगे। टेस्ट की जहाँ तक जो मैंने संडे को टेस्ट रखा हुआ उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। आई कैन कमिट यू कि 90% आप टर्म 2 में स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ आप ये जो टेस्ट है ये सीरियसली देकर। आपका पूरे टर्म 2 का कोर्स रिवाइज होगा। अभी एक टेस्ट रखा है, इसके बाद और टेस्ट भी होंगे। पूरा टर्म 2 का कोर्स रिवाइज होगा। हर चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस खुद ट्राई करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की हेल्प कम से कम लें, चाहे मेरी हो चाहे फ्रेंड की हो, कम से कम हेल्प लें। कोई क्वेश्चन दिखे उस रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जो एरर आपने पढ़ा वो आपको ध्यान नहीं है क्या था, तो उस टॉपिक को पहले रिवाइज करो नोट्स के अंदर से। ध्यान नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, उस टॉपिक को रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद फिर आप फ्रेंड से डिस्कस करें कि तुम जब हम दोनों का सॉल्व हो जाए तब एक बार आंसर मैच कर लेंगे। अगर अलग आंसर आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे कि मैंने किस पॉइंट से आंसर लिखा, तुमने किस पॉइंट से आंसर लिखा, और किसका ज़्यादा सही है, फिर पता लग जाएगा। फिर भी डाउट रह जाए तो क्लास में पूछ लें वो। इस तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व करें। कोशिश पूरी रखें थर्सडे तक ही पूरा पेपर सॉल्व कर लें, एक आध क्वेश्चन ही बचा हुआ हो, बाकी थर्सडे तक ही सॉल्व हो जाए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो थर्सडे को ही कंप्लीट हो जाए। और जो बच जाएंगे उस साइड को डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे, संडे को 1 बजे टेस्ट के लिए आना है।